Hello everyone, this is your master teacher Varsha, and in this video we are going to cover history first chapter, some very important top 50 क्वेश्चन। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो मतलब कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको अपने पर्सपेक्टिव से देखें, क्लास टेस्ट के, यूनिट टेस्ट के, हाफ ईयरली के एंड इवन फाइनल एग्जाम्स, तो ये हर जगह आता है और हर जगह इसकी वेटेज भी बहुत ही ज्यादा है। तो जब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही थॉरली करना है, बहुत अच्छे से करना है एंड मल्टीपल टाइम्स करना है, सो दैट यू रिमेम्बर थिंग्स इन अ सीक्वेंस, राइट। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। एज आई सेड, वी वांट टू कवर 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट हैपेंड, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, व्हाट ऑल इज देयर। आप सुन लो, वन शॉट है चैनल पर, जाके देख सकते हो। हम लोगों ने क्विज प्रैक्टिस करा हुआ है, वो आप देख सकते हो। बाकी चैप्टर्स की वन शॉट इज ऑल्सो देयर, तो वो भी आप देख सकते हो। इस चैनल पर आपको बाकी सारे टीचर्स के वीडियो भी मिल जाएगी, लाइक मैथ्स के लिए यू हैव किशोर सर, एंड इंग्लिश के लिए यू हैव भूमिका मैम, एंड फॉर एसएसटी ऑब्वियसली यू हैव मी, एंड इफ वी टॉक साइंस में तो यू हैव अक्षय सर हु इज गोइंग टू टीच यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड फॉर बायोलॉजी यू हैव कृषि मैम, राइट। सो एवरीवन इज देयर फॉर यू गाइस। आप सभी के लिए आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स आ गए हैं आपके लिए पूरा 9th क्लास इजी पीजी 11th को इजी बनाने के लिए, और मैं तो हुई एसएसटी के लिए यहाँ। तो आज के इस वीडियो को बिना वेस्ट टाइम किए जल्दी से जो है स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग खुद से कोशिश करेंगे, देन आई शो यू दी आंसर। ऑलराइट, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप जो है कर पा रहे हो तो हम पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से बताओ, डू इट योरसेल्फ। When did the French Revolution actually begin? When was the Basel prison actually strong? बताओ जल्दी से, कोशिश करो खुद से। I'll show you the answer just in a while. जल्दी से कोशिश करते हैं करने की, तो बताओ जल्दी से, क्या मैंने आपको कुछ बताया हुआ है? Did I already told you a trick to remember this? याद आया कुछ? फ्रेंच फ्राइज है ना, एंड देन आई टोल्ड यू एक साथ 8 9 फ्रेंच फ्राइज, कुछ तो याद आ ही रहा होगा, राइट। अब देखो आंसर देख लेते हैं। अगर आंसर देखेंगे तो आपको पता है कि ये जो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, दैट स्टार्टेड ऑन दैट स्टार्टेड ऑन 14th जुलाई। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने की तुम्हें जल्दी है? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या ये हमने आपको नहीं बताया था क्लास में कि 14 जुलाई 1789 को हमारा क्या है, हमारा प्यारा सा एकदम सुंदर सा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और हमारा सिलेबस बढ़ गया था। हे भगवान, ये नहीं हुआ होता तो आपको पता, अगर ये नहीं हुआ होता ना तो आज जो हम लाइफ जी रहे ना वो जी भी नहीं पाते है, सच में। हाँ, जो ये फ्रीडम वगैरह हम देखते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी भी तरीके से जो भी खाना होता है वो खा लेते हैं, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला था, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी विद द स्टॉर्मिंग ऑफ बैसल प्रिजन जस्ट आउटसाइड पैरिस, ठीक है। तो ये जो हुआ था, इस पे बहुत सारे लोग गुस्सा हो रखे थे। लुई 16 से तुमने लगा कि हम अपना गुस्सा निकालने के लिए अटैक कर दिए थे। अटैक कहाँ पर किया था? बैस्टाइल। ओके, तो उन्होंने क्यों अटैक किया था? क्योंकि वो गुस्सा थे। बैस्टाइल स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वो किंग की बहुत ही बुरी सी पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। So people just wanted to keep get rid of it. They just wanted to get rid out of it. So अब उसके लिए वो क्या करेंगे, वो मार देंगे ना पूरा का पूरा राजा के जो भी रिलेटेड चीजें, उसको खत्म कर दो तो राजा की पावर भी खत्म हो जाएगी। बट दे रियलाइज कि ये तो कुछ भी नहीं है, राजा के पास तो और भी बड़ी बड़ी चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से बताओ, लुई 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी, और विच रूलर एक्चुअली केम टू पावर इन फ्रांस इन 1774? 1774 में लुई 16 राजा बन के आया था, है ना, वो तो हमें पता चली है, लेकिन वो कौन से किंगडम से था, कौन से डायनेस्टी से था, है ना। एक बिस्किट का ब्रांड है, रिमेम्बर, बताया हुआ है ना मैंने आपको ये सारी चीजें। जल्दी से बताओ फटाफट से। तो मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाई हुई है, सब चीजें बताई हुई है, एंड द आंसर इज बोर्बन डायनेस्टी। आंसर क्या है हमारा? बोर्बन डायनेस्टी से आए तो थे। बर्बन डायनेस्टी दोबारा भी रिस्टोर होगी अभी क्लास 10th में लेके, क्लास 9 के लिए इतना ही है, राइट। ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1774 एंड लुई 16 बिलोंग टू दी बोर्बन डायनेस्टी। लुई 16 कौन से डायनेस्टी से था? बोर्बन बिस्किट आता है ना जो, वही वाले। आज भी हम लोग इनके बिस्किट खा रहे हैं क्या? लेकिन 16 हमने बिस्किट की लेगेसी छोड़ के गया। अब उसका तो हमें आता पता नहीं है, लेकिन बोर्बन बिस्किट हम लोग जो है बड़ा टेस्टी टेस्टी सा खाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। हु एक्चुअली बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट?
बताओ जल्दी से। हु बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट और विच एस्टेट ऑफ द फ्रांस सोसाइटी पेड ऑल टैक्स। कितना सुंदर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में ये आंसर भी है और आंसर में क्वेश्चन भी है और पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ हो भी रहा है क्या। जल्दी से बताओ फटाफट से। हु बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट, कौन होता था थर्ड एस्टेट से, या फिर हमारी थर्ड एस्टेट में जो फ्रेंच सोसाइटी होती थी, क्या वही पूरा टैक्स पे करते थे? जल्दी से बता दो। आया आंसर? चलो अब अपने आंसर को मैच कर। यस, द थर्ड एस्टेट comprised of all the people of France except the clergy which was the first estate and the nobility which was the second estate। and यही सारे लोग कौन होते थे? यही लोग जो है टैक्स पे करते थे। which I've already taught you, right? क्या मैंने आपको ये पूरा समझाया था? है ना, ये पूरा ट्राइंगुलर से मैंने आपको पूरा समझाया था कि जो भी ऊपर वाले लोग होते थे दैट वाज कॉल्ड एज फर्स्ट एस्टेट, राइट। देन यहाँ पर होती थी सेकंड एस्टेट, फिर यहाँ पर ये जो थी दिस वाज कॉल्ड एज थर्ड एस्टेट। और थर्ड एस्टेट ही हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी क्योंकि ये मेजोरिटी में होती थी, बिकॉज इट यूज टू बी इन मेजोरिटी। जब ये मेजोरिटी में होती थी तो इसका ही चलना चाहिए था सब कुछ इसी से पूछना चाहिए था। लेकिन मेजोरिटी में होने के बाद भी चलते दो एस्टेट्स की थी, विच वाज द फर्स्ट एंड द सेकंड। ये लोग बस ट्रबल ट्रबल और ट्रबल ही इनके लाइफ में होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। So the third estate comprised of all the people of France, बट उसमें क्लर्जी जो फर्स्ट एस्टेट में था और नोबिलिटी जो सेकंड एस्टेट में था वो नहीं होता था, और वो बाकी सारे लोग ही टैक्स पे करते थे। कौन लोग? ऑब्वियसली जो ये नीचे वाले लोग दिख रहे हैं, और ओनली दीज वर पेइंग टैक्सेस। ठीक है, ये याद रखना, पेइंग टैक्सेस, यही लोग टैक्स पे करते थे। बहुत टफ थी इन लोगों के, लिटरली बहुत टफ लाइफ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The new Constitution of France, drafted in 1791, immediately after the revolution, made France what kind of state? बता दो जल्दी से। क्या बोला था लिए 16 ने? मान जाता हूँ आप जो कह रहे हो, इतना भी गुस्सा मत करो। और फिर पीछे से अपने दोस्तों को फोन लगा देता है, और जैसे वो अपने दोस्तों को फोन लगाता है लोगों को पता चल जाता है। रिमेम्बर दिस होल स्टोरी। चलो देखते हैं क्या यहाँ पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस ड्राफ्टेड इन 1791 immediately after the revolution made France what kind of state? So it made France a constitutional monarchy with the powers of the king severely limited. Remember this thing? याद आया? और फिर ये अपने दोस्तों को फोन मिला देता है, या जो प्लीज मेरी मदद कर दो, है ना, प्लीज जो राजा राजा हम टीम बना लेते हैं। लोगों को पता चल जाता है, इससे पहले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अच्छा आप जो है दोस्ती करोगे, इससे पहले हमें पता चल गया, है ना। तो रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली कि जब हमारे द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस ड्राफ्टेड इन 1791, ड्राफ्टेड इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ने उसको क्या बना दिया था? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एंड आज भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एग्जिस्ट करती है क्या? नहीं एग्जिस्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का एक ही सिंपल मीनिंग है कि जो मोनार्की है अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। बिकॉज एकदम से तो हम इतना बड़ा चेंज सोसाइटी में नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे जाते हैं, लेकिन हम तो तब नहीं थे, अरे जो भी लोग होते थे ना तब, वो लोग एकदम से बहुत सडन चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो यू नो दे वर विनिंग स्मॉल स्मॉल विन्स, सो वो छोटू छोटू सी जीत कर लेते थे और उसी का सेलिब्रेट करते थे। तो बोलते थे कि चलो हम मोनार्की को एकदम खत्म भी नहीं करना चाहते, हम एक काम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोनार्की चलेगा तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे से लोग बातें करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फ्रांस को बनाया गया और जो किंग की पावर थी इसको लिमिट किया गया कि अब ऐसा नहीं कि जो राजा है वो पिज्जा और बर्गर खाया जा रहा है और लोगों के पास, उसके देश के लोगों के पास ब्रेड भी नहीं खाने के लिए, है ना। ब्रेड जैम छोड़ो, बोनविटा तक भी नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मूव ऑन करेंगे तो पूछ रहा है, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? कौन थे जैकोबिन क्लब के लीडर? पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है हमारा। ये क्वेश्चन कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, समझ जाना तुम लोग। जल्दी से बता दो फटाफट से। हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब? कौन था जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब के कुछ लोग होते थे जिन्हें लगा कि शायद देश किसी से भी नहीं संभल रहा है तो हम ही संभाल लेते हैं, हम ही बोलेंगे लोगों को क्या पहनना है, क्या बोलना है ना, सब कुछ हम बताने वाले, लेकिन क्या खाना है और कैसे खाना है और कितना खाना है, सब कुछ हम ही तो बताने वाले। बड़ा मजा आने वाला है, राइट। तो ये हम लोगों को मिलते हैं, आप सबको पता है द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर।
जब हम बात करते हैं हमारे मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर की, तो इन्होंने ही जैकोबिन क्लब को लीड किया था। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही भयंकर चीज करी थी, और उसको कहते हैं रीन ऑफ टेरर। एक ऐसा टाइम जब चारों तरफ क्या था, बहुत ही ज्यादा आतंकवाद फैलाया था इस इंसान ने। और ये टाइम पीरियड याद रखना 1793 से 1794 का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो क्लियरली रिमेम्बर दिस कि ये हम लोगों के जेकोबिन क्लब के मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर, और इनकी पॉलिसीज इतना ज्यादा सीवियर थी। ही हैड वेरी वेरी सीवियर पॉलिसीज। सीवियर पॉलिसीज में ये क्या करते थे, इतनी ज्यादा लोगों पर कंट्रोल करते थे, उनकी पावर को सीज करते थे, और अगर कोई इनके खिलाफ कुछ बोलता था तो ओ माय गॉड, उसको क्या कर देते थे, उसको मार देते थे, और क्या करते थे, उसको ग्लूटाइन कर देते थे। हमारा बोर्ड गुस्सा हो रहा है क्या हमसे? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who was the author of the pamphlet called What is the Third Estate? ये भी हमने किया हुआ है। अरे एक्चुअली में थर्ड एस्टेट है क्या? मतलब काम भी थर्ड एस्टेट कर रही है, सब कुछ थर्ड एस्टेट कर रही है, लेकिन रियलिटी में एंजॉय तो कोई और ही कर रहा है। ये किसने कहा था? याद करो, बहुत ही रुचि रुचि लोग होते थे ये जिन्होंने कहा था। पैम्पलेट क्या होता है पता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई एडवर्टीजमेंट एक पेपर पे देखने को मिलता है, और वो पेपर आपको कोई पकड़ा के चले जाता है, तो उन्होंने पूरे के पूरे फ्रांस में पैम्पलेट छपवाए थे, और उन पैम्पलेट्स में लिखवाया था कि एक्चुअली में थर्ड एस्टेट है क्या, है ना। हमें थोड़ा डिस्क्राइब तो कर दो कि ये पैसा देगी क्या, बस ये पैसा देने के लिए पैदा हुए हैं क्या लोग? हाँ, बताओ जल्दी से, आपकी क्या डेफिनेशन है? सारे लोग तो यहाँ पर एंजॉय करते हैं फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में, है ना। तो ये थर्ड एस्टेट क्या है? ये लोग पैसा भी देते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, यही लोग सबसे ज्यादा काम भी करते हैं, और यही लोग जो है मेजोरिटी में भी है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट कभी बनती नहीं है, इनकी कोई सुनता नहीं है, इनको खाना भी नहीं मिलता है, और इनको बहुत सारा काम और टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट कही थी आपके हमारे प्यारे एबेसे। एबेसे ओरिजिनली एक प्रीस्ट से, जिन्होंने लिखा था एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में आज इट इज देखने को मिलेंगे, और इससे हमारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एडिटर ऑफ द पेपर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द पीपल? जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। कौन है इसके एडिटर? द फ्रेंड ऑफ द पीपल, यानी कि हमारे लोगों का दोस्त कौन होने वाला है? तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, जो कि हमने पढ़ा है, दैट इज जीन पॉल मुराट वाज दिस एडिटर। इन्होंने लिखा था कि एक्चुअली में लोगों का दोस्त कौन है ना, द फ्रेंड ऑफ द पीपल। राजा तो डेफिनेटली नहीं है, डिक्टेटर हो नहीं सकता है, तो हमारे जो बेचारे लोग हैं वो क्यों सफर करते हैं? तो ये जो जर्नलिस्ट थे, बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे, ही वाज वेरी रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, और वो थे आपके जीन पॉल मुराट। जीन पॉल मुराट ने ये जो है आपका पेपर पे लिखा था, एडिटर ऑफ द पेपर। चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द चार्ज ऑन व्हिच लुईस 16, किंग लुईस, हम तो नहीं किंग बोलेंगे इनको, हम क्यों किंग बोलेंगे, हमारे तो राजा ये नहीं थे। लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। क्यों इनको फांसी पर लटका दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था इनको, और इनकी वाइफ इवन क्वीन मैरी एंटोनियट को भी? लेकिन रीजन क्या दिया था, इन्होंने क्या किया था, धोखा किया था, देशद्रोही थे ये, क्या थे? जल्दी से बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। कुछ याद आया? देखो आंसर कहाँ है। तो लुईस 16 थे, was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason is basically cheating with the country. जब हम अपने देश के साथ ही कुछ गड़बड़ करते हैं, that is called treason, right? On 21st January 1793 he was executed publicly at the Palace de la Concorde. तो इनको क्या कर दिया था, पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इन ड्यूरिंग which date? 21st January.
प्लीज रिमेंबर दिस डेट वेरी क्लियरली। 21st January 1973 को he was actually executed. You also have to remember the place he was actually executed. Place भी याद रखनी है और रीजन भी याद रखना है। रीजन क्या था? रीजन ट्रीजन। और प्लेस भी याद रखना, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं कि डेट बताओ, ईयर बताओ, और आप देख लो ईयर कौन सा था, कैन यू इमेजिन कौन सा ईयर था। जल्दी से एक बार मुझे बताओ, याद करो याद करो याद करो। 1793। ओ माय गॉड, 1793 तो मैम अभी हमने देखा था कि जेकोबिन वाला जो लोग थे, है ना, वो आए थे। जेकोबिन लीडर जो थे वो आए थे, और उनको उन्होंने बहुत कुछ चीजें करे थे, और उनका नाम था मैक्सिमिलियन। मिलियनियर थे क्या ये? मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर। इस रोबोस्फेयर ने क्या किया था? इसी ने, ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है, ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है, इसी का एक साल 1793, तो 1794 को हमने क्या बोला था? रीन ऑफ टेरर बोला। रीन ऑफ टेरर बोला, आतंकवाद फैलाया था संसार में। ठीक है, ये बातें कुछ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है और तीन टाइप्स में फ्रेम हो रहा है। What was the name of assembly which was actually called in France in 1792? Which new assembly was formed by Jacobins, या फिर who abolished monarchy in France and declared it a republic and when? तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है यहाँ पर, बट आप इसको आंसर कैसे करने वाले हो जल्दी से बता दो एक बार मुझे फटाफट से। जल्दी, कम ऑन, डू इट क्विकली। आपको खुद से आंसर ये करना है, एक बार ट्राई करना है कि आप अच्छे से इस आंसर को करो। आंसर किया? चलो एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली ऑन 21st September, प्लीज रिमेंबर दिस डेट वेरी क्लियरली, on 21st September 1792 the convention which was called as the newly elected assembly abolished the monarchy and declared France a republic. तो ये आपको याद रखना है कि न्यू असेंबली जेकोबिन्स ने बनाई थी, इसका नाम रखा था कॉन्वेंशन, और जो है किसने अबॉलिश करी थी? आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है कि फ्रांस में अब जो है रिपब्लिक आ जाएगी। ठीक है, जेकोबिन क्लब ने इस पूरे के पूरे जो है मोनार्की को अब खत्म कर दिया था और पूरा का पूरा रिपब्लिक इसको ले। तो डेट आपको देखने को मिलती है, आपको मोनार्की खत्म होते हुए दिखती है, जेकोबिन क्लब ने ये किया था। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। इतनी बातें क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक वैसे तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ जल्दी से आंसर। A triangular slave trade was held between which areas of the world during the 18th century? या फिर between which three continents triangular slave trade was held? ये हमारा चार्टर का लास्ट पोर्शन है, लाइक लास्ट पोर्शन इन द सेंस लास्ट में ही हमारे को स्लेव ट्रेड के बारे में बताता है चार्टर थोड़ा सा। तो जल्दी से एक बार मुझे बताओ फटाफट से आंसर देखते हैं। आ जाओ आंसर देखते हैं। A triangular slave trade was held between Europe, Africa and America. तो प्लीज ये याद रखना, ये प्लीज याद रखना, आप लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए, और ये आपसे बार बार पूछा जाएगी। तो बेसिकली जो पूरे के पूरा यूरोप था और जो पूरा का पूरा अमेरिका था और जो अफ्रीका था जहाँ पर बहुत सस्ता स्लेव मिल जाता था, ये पूरा एक ट्रायंगुलर स्लेव लेके आते थे। लोग अफ्रीका से यूरोप जाते थे काम के लिए, यहाँ से लेके आते थे इन स्लेव्स को, अमेरिका भेजते थे, और ये पूरा एक ट्रायंगुलर आपका ट्रेड चलता था यहाँ पर ना। सच में यू वोंट बिलीव कि क्योंकि हमारे जो बहुत सारे एरियाज हैं आज भी इंडिया में बहुत सस्ता लेबर मिलता है ना। तो जो हमारे पार्ट्स थे यूरोप और अमेरिका के, वहां पर बहुत ज्यादा लेबर की कमी होती थी, और लेबर की कमी होती थी तो ऐसी जगह से लेके आने पड़ेगा जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी। और अफ्रीका में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती थी, मतलब अच्छे खासे लोग अवेलेबल होते थे, एंड द फैक्ट दैट उनके पास कुछ काम भी नहीं होता था, है ना। वहाँ पर इतनी ज्यादा चीजें कि थोड़ा डिजर्ट वाला एरिया है, जंगल बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिजनेस वगैरह वहाँ पर अभी भी रिलेवेंटली नहीं होते हैं साउथ अफ्रीका कंट्रीज में।
तो बेसिकली क्या हुआ कि जब वहां पर लोगों के पास काम नहीं था तो उनके साथ ना फेक प्रोमिस करते थे कि हम जब आपको लेकर जाएंगे ना तो हम आपको एक बहुत ही 5 स्टार होटल में रुकवाएंगे एंड वील ट्रीट यू एज अ गेस्ट। और जब ये लोग जाते थे तो बहुत बुरी तरीके से इनको लेकर जाते थे। एंड लिटरली क्योंकि उस टाइम, अभी तो देखो फ्लाइट होती है तो यू रीच इन 1 आवर और 2 आवर और मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स आप बहुत दूर दूर पहुंच जाते हो। बट पहले तो ऐसा नहीं होता था। अभी तो हम 18th और 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना, लेट 18th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो लोग कैसे जाते होंगे? सी वॉयज में जाते थे और वो बहुत डिफिकल्ट फील होता था। इतना ज्यादा लोग चिपक चिपक के जाते थे कि ब्रीदिंग का इशू रहता था। और अफ्रीका के लोगों के साथ बहुत ज्यादा डेरिवेटरी बिहेवियर भी होता था। तो अपने साथ उनको बैठना भी अलाउ नहीं करते थे ये लोग, क्योंकि उनको तो लेबर समझा है ना, इक्वालिटी नाम का कोई कंसेप्ट अभी है नहीं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सफर करते थे ये स्लेव्स। और ये स्लेव जो है बहुत टाइम तक अभी चलने वाली है, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, लेकिन जेकोबिन क्लब ने ये स्लेव्स जो है वापस मतलब हटा दिया था। जेकोबिन क्लब ने सबसे पहले स्लेव ट्रेड पर बैन किया था। ये सब हम नहीं चलने देंगे, दिस इज वेरी बैड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, या फिर व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्टे एक्चुअली बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस? बताओ क्यों बोला था इसने? क्योंकि कॉन्वेंशन से संभल नहीं रही थी चीजें। जैकोबिन क्लब अकेला था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने जो बचाया उससे तो हम हाथ जोड़ के बैठे हुए थे कि ऐसा तो हम दोबारा बिल्कुल नहीं होने देंगे। फिर हमने कॉन्वेंशन बनाई, उसमें 5 लोगों को हमने रखा। लेकिन वो 5 लोग कभी अपने कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। दो कुछ कहते थे तो दो कुछ कहते थे, तो कभी एक कभी उनका मेजोरिटी बना ही नहीं। तो जब उनका मेजोरिटी बना ही नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसे में एक कहानी में एंट्री हो जाती है एक डिक्टेटर की, जो पूरे फ्रांस पर राज करना चाह पूरे यूरोप पर राज करना चाहता था और अपने आप को फ्रांस का राजा बोलने लगा। तो तब उन्होंने अपने आप को क्राउन बनाया था, प्लीज याद रखना, दैट वाज 1804। 1804 में उन्होंने अपने आप को फ्रांस का राजा बना दिया था। तो बोलते थे कि मैं तो फ्रांस का राजा हूँ, मैं ही सब कुछ जो है निभाने वाला हूँ। लेकिन आप लोग देखना कि क्लास 10th में आपको बड़ा मजा आएगा जब ये नेपोलियन बोनापार्टे क्या कुछ कर पाएगा। क्या सच में ये पूरे यूरोप पर कंट्रोल कर पाएगा, या ये सिर्फ और सिर्फ एक अगेन बहाना है और हमारी हिस्ट्री हमें अभी बहुत कुछ सिखाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं चार्टर को कि लुई 16 था, लुई 16 चल बसा, उसने बहुत सारा गलत काम किया। जब लुई 16 था तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कर दी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में वो धोखा कर रहा था तो वो चल नहीं पाई। फिर यहाँ पर जो है जेकोबिन क्लब आया, जेकोबिन क्लब से लोग ही परेशान हो गए। जो भी कोई इसको बोलता था, अरे जेकोबिन ये क्या कर रहे हो, मैक्मिलियन ये क्या कर रहे हो आप, तो लोग उसको खुद ही डांट देते थे। और बोलता था मुझे क्यों डांट रहे हो, लो तुम्हें मार ही डालता हूँ मैं। तो लोगों ने फिर उसको ही मार डाला कि अरे ये तो हमारे हमारे ही जो है पैर काटने पे लगे हुए हैं, राइट, ये तो हमको ही मारना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जेकोबिन क्लब भी चले गया और अब कॉन्वेंशन आई, कॉन्वेंशन भी फेल हो गई, कॉन्वेंशन फेल हुई तो नेपोलियन आया। ठीक है, ये बात है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। When and where was Napoleon Bonaparte actually defeated finally? In which war was Napoleon Bonaparte defeated? करा है हमने ये। एक्चुअली में हमारा नेपोलियन डिफीट हो गया था और एक वॉर भी हुई थी, बहुत फेमस वॉर हुई थी। तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था और किस बैटल में हुआ था? चलो आओ देखते हैं। पता है आपको नेपोलियन डिफीट हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू में, और कहाँ पर? दैट वाज ऑब्वियसली इन फ्रांस एंड 1815 में हुआ था। 1815 में, ठीक है, तो बैटल आपको पता चल गई, बैटल का नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू जगह है ये यहाँ पर हार गया। और कब की बात है ये? जब हमारा नामो निशान भी नहीं था, 1815 में। ठीक है, 1815 में ये हार जाता है। अब पूरे फ्रांस को कोई और संभालेगा, और कौन होगा हमें भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, देखते हैं कौन होगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Name the French port cities related with the slave trade. Name the French port through which slave trade was done. फटाफट से बताओ, जल्दी से बता दो आंसर, क्या होगा हमारा आंसर? कौन बता देगा हमें आंसर? दिख रहा है आंसर स्क्रीन पर? अभी तो नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। देखो आंसर आपकी स्क्रीन पर अब दिख जाएगा इन 1 2 एंड 3। जल्दी से देखो, समझाया है, पढ़ाया है, ये सारी चीजें बताई है मैंने आपको।
ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताई है। दो पोर्ट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज बोर्डोक्स एंड दी नैंटीज। ये दो हमारे क्या थे, प्लेस थे जहां पर फ्रेंच मर्चेंट्स जो है सेल टू द अफ्रीकन कोस्ट एंड दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल chieftains। वहां से ये स्लेव्स को खरीद कर लेके आते थे लोकल लोगों से, राइट। तो ये मैंने आपको मैप पर भी दिखाया है, और ये मैप वर्क के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप वर्क में ये जो दोनों चीजें हैं, विच इज दिस वन एंड दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी और ये रिपीटेडली पूछे भी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, हु डिड सीज पावर आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन गवर्नमेंट तो गिर जाती है। जैकोबिन गवर्नमेंट के लीडर कौन थे, सबसे पहले तो हमें ये तो याद ही है, जैकोबिन क्लब के लीडर हमें याद है, एंड दैट वाज रॉबर्सफियर। मैक्सिमिलियन रॉबर्सफियर जो है लीडर थे। जब मैक्सिमिलियन रॉबर्सफियर की गवर्नमेंट गिर जाती है, इन पर खुद भी, इनको भी क्या कर दिया जाता है, इनको भी ग्लूटाइन कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही इसकी सीवियर पॉलिसीज थी। इसकी क्या थी, बहुत ही सीवियर पॉलिसीज थी। इसकी सीवियर पॉलिसीज की वजह से इसने भी वही फेट देखा जो कि ये लोगों के साथ कर रहा। उसके बाद किसने क्या संभाला, आइए देखते हैं। जब हमारा जेकोबिन गवर्नमेंट का सब कुछ गिर जाता है, तो पावर चले जाती है, वेल्दियर मिडिल क्लास seized the power from a political body called directory and formed a political party called directory. And how many people were actually there in this directory? There were 5 actually people. ये 5 लोग जो थे हमेशा पावर के लिए लड़ते थे, कभी किसी आउटकम तक की नहीं पहुंच पाए, और बड़ी सारी दिक्कतों का, परेशानी का सामना करके इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में देखी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु डिड लीड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट इन वर्साई ऑन 28 जून 1789। कम ऑन डू इट, जल्दी से बताएंगे, हु एक्चुअली लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट इन द वर्साई। कौन लेके जा रहा था जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था? दैट वाज मिराबे एंड एबेसिस। पढ़ाया था ना, ये मैंने दोनों चीजें आपको बताई हुई हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना है, ठीक है। तो ये लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द वेरी वेरी रिच पीपल। दीज वर वेरी वेरी रिच पीपल एंड स्टिल दे चूज टू हेल्प जो हमारे कॉमन लोग थे, व्हिच वाज द थर्ड स्टेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which social group actually emerged in the 18th century? बताओ कौन सा सोशल ग्रुप आया था, मिडिल क्लास आई थी, पढ़े लिखी मिडिल क्लास आई थी, कौन आया था? हम आए थे, तुम आए थे? बताओ जल्दी से, विच सोशल ग्रुप इमर्ज इन द 18th सेंचुरी। अगर हम सोशल ग्रुप की बात करें तो वो कौन आए थे, मिडिल क्लास, राइट। जैसे कि थोड़ी बहुत भी लोगों के पास अगर पढ़ाई लिखाई आ रही थी, तो पढ़ाई लिखाई से आता है दिमाग, और दिमाग से आती हैं बहुत सारी चीजें जो सीखने को मिलती। करेक्ट है, इतनी सारी चीजें कर लोगे आप लोग, तो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, एक बार वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करो जल्दी से फटाफट से, विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ठीक है। विल जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, एंड देन वील स्टार्ट विद आवर क्लास, ठीक है। विल जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड वील बी बैक।
तो नाउ यू गाइज आर ऑल्सो चार्ज्ड। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जल्दी से बताओ सारी चीजें। अब आपने ब्रेक ले लिया, अब दोबारा से आ जाते हैं वीडियो में और ज्यादा एनर्जी के साथ। विच सोशल ग्रुप, जल्दी से बोलो, विच सोशल ग्रुप इमर्ज इन द 18th सेंचुरी। तो ये हमने कर लिया है, हमारा मिडिल क्लास आया था, और यही मिडिल क्लास फिर दोबारा जब आता है तो बहुत सारी चीजें अच्छी करता है, कि ये सारी चीजों को बात करता है, कॉन्वेंशन भी बनाता है, और आगे जाके क्लास 10 में आपको और भी ज्यादा चीजें से रिलेटेड जो है समझ आएंगे। जल्दी से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय अ स्टेट फ्रॉम द पेजेंट्स इन 18th सेंचुरी फ्रांस, और व्हाट वाज स्टाइल। जल्दी से बता दो ये क्या था, क्या टैक्स था। कुछ तो डायरेक्ट टैक्स की बात हुई। आपसे पूछ रहा है कि उस टैक्स का नाम क्या था जो स्टेट हमारे पेशेंट से डायरेक्टली लेती थी इन दी 18th सेंचुरी। और पेशेंट्स कहाँ होते थे, विच वी आर प्रीटी क्लियर अबाउट इट नाउ, राइट? दे वर इन दी थर्ड एस्टेट, राइट? सो थर्ड एस्टेट में हमारे होते थे। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले एंड वाज कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो क्या नाम था? ऑप्शन में ही यहाँ पर आंसर था, और क्या इसका था? व्हाट वाज टेले, सो इट वाज अ डायरेक्ट टैक्स। सो आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आंसर विल रिमेन सेम ओनली। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेम द फ्रेंच कॉलोनी इन दी कैरेबियन। कैरेबियन में फ्रेंच कॉलोनी का क्या नाम था? सबको पता है, ये हमने करा है। द फ्रेंच कॉलोनीज इन दी कैरेबियन वर मार्टिन के, गुडेपिल्ले एंड सैन डिमांगियो। ठीक है, तो ये कुछ तीन हमारी कॉलोनीज हैं। प्रोनाउंसिएशन में प्लस माइनस कुछ मायने नहीं रखता है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। ये भी हमारा सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्लेवरी फाइनली एक्चुअली अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज। तो किसने की थी ये हम जानते हैं, एंड दैट वाज 1848 में फाइनली जाके। बहुत लेट हुआ था, लेकिन फाइनली स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में बैन हो गई थी। अब आप स्लेवरी नहीं करवा सकते हो। स्लेवरी इज मोर लाइक फ्री वर्क। जब आप किसी से एक स्लेव अपने घर पर रखो और उससे कभी भी कुछ भी काम करवाओ, उसका पैसा भी मत दो, जो डिजर्विंग है वो ट्रीटमेंट भी मत दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। किसने लिखा था ये डिक्लेरेशन? जल्दी से एक बार मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताओ, हु एक्चुअली रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड द सिटीजन। तो ये लिखा था हमारी ओलंपे डे गॉर्ज ने, रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन 1791, राइट? तो ये हमने किया हुआ है क्लास में क्वेश्चन, वेरी नाइस। When did the women in France actually got the right to vote? काफी लेट मिला था, लेकिन हमने जब विमेन वाले सेक्शन में पढ़ा था तो हमने देखा था कि फाइनली हमारी विमेन को राइट टू वोट मिल जाता है। सो दैट वाज वेरी लेट, एंड इट वाज ऑलमोस्ट जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था। सो विमेन इन फ्रेंच, तो विमेन इन फ्रांस एक्चुअली गॉट राइट टू वोट। अब उससे पहले नहीं होता था कि, अरे नहीं होता था, विमेन को इक्वल नहीं इंपॉर्टेंस दी गई है बहुत सालों से। तभी तो विमेन आज भी इतना ज्यादा बैकवर्ड में आके रहती हैं, बैकवर्ड फुट वो प्ले करती हैं, है ना? बहुत ज्यादा डिफरेंसेस अभी भी आपको विमेन वाले सेक्टर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटर्निटी का क्या है? एटर्निटी का वो दिखाया था ना मैंने आपको, स्नेक वाला टेल सिंबल याद है? दिखाया था पूरा सिंबल्स। तो स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग इज अ सिंबल ऑफ एटर्निटी इन दी फ्रेंच सोसाइटी। इजंट इट वेरी सिंपल? कि एक सांप था, है ना, वो अपनी पूंछ को काट रहा था, तो क्या हो गया? एटर्निटी वाला सिंबल था कि अगर ऐसे चलता रहे तो ये तो फिर गोल गोल चीजें घूमती रहेंगी, कभी कुछ अच्छा होना ही नहीं वाला है। सो रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ये सारे सिंबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of French society was forced to give up their power after the French Revolution? Name the symbol of fraternity in the French society. वो कौन लोग थे? Obviously first and second estate थे, और उनको क्या करना था? They were forced to give up their power. जो रॉयल पावर उनके पास होता था, जो भी रॉयल स्पेक्टर उनके पास होता था, वो सब उनको गिव अप करना पड़ा। जो भी क्राउन उनके पास होता था दे दो। सो बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को अपना सब कुछ त्यागना पड़ा, एंड अब उनको भी सबके से इक्वली रहना पड़ेगा सोसाइटी में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, लुई 16 की शादी किससे हुई थी? हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है? हाउ डिड Louis 16 actually get married? Sorry, whom did Louis 16 get married to? तो ये तो सबको ही पता है, Louis 16 was married to a princess Mary Antoinette of Austria। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, मेरी एंटोनियट जो थी वो भी बहुत ही प्रिटी सी क्वीन थी, प्रिंसेस थी, बट बट वो भी बहुत बुरी थी, ये बहुत ज्यादा फ्रॉड करती थी।
इतना फ्रॉड करते थे कि यहाँ पर मैं तो सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो नेम द क्लासेस विच फॉर्म्ड द प्रिविलेज एस्टेट। बताओ जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए, कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए मिस्टेक्स का। कर लोगे आप लोग, जल्दी से बता दो। नेम द क्लासेस विच एक्चुअली फॉर्म द प्रिविलेज्ड एस्टेट्स। तो हमें क्या करना है, वो सारे एस्टेट्स जिनके पास कुछ प्रिविलेज था। सबके पास था क्या? नहीं नहीं नहीं, जो सबसे नीचे थे उनके पास तो नहीं था, बट कुछ कास्ट थी क्या, कुछ क्लासेस थे जिनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता था, एंड दैट वाज क्लर्जी एंड नोबिलिटी। क्लर्जी वाज इन द फर्स्ट एस्टेट और हमारी जो सेकंड एस्टेट थी दैट वाज नोबिलिटी। रिमेंबर और यू डू नॉट रिमेंबर? सब याद है हमको, सब हमें याद है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप हमने करा था, अभी हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करते हैं, है ना, वेरी शॉर्ट टू शॉर्ट नाउ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ वोटिंग इन एस्टेट इन जनरल एंड व्हाट चेंज डिड द थर्ड एस्टेट वांट इन दिस सिस्टम? सिस्टम में क्या चेंज चाहिए था, जल्दी से बता दो। देखो अगर हम बात करें तो ये आप सबको पता है, voting in the estate general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. Members of the third estate demanded voting must now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. ठीक है, जहां पर हर एक मेंबर का वन वोट होना चाहिए था। तो जब हम थर्ड एस्टेट के मेंबर्स की बात करते तो वो ज्यादा थे, अगर वो ज्यादा होते तो मेजोरिटी होती और वो जीत जाते। बट यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, फर्स्ट एस्टेट का एक वोट होता था, सेकंड एस्टेट का एक वोट होता था और थर्ड एस्टेट का एक वोट होता था, है ना। तो ऐसे में ये लोग क्या करते थे, अपनी कम्युनिटी बना लेते, फर्स्ट और सेकंड वाला और जीत जाते थे। तो अभी थर्ड एस्टेट को चेंज चाहिए था इस पूरे फॉर्मूले में, एंड व्हाट दे डिड, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रॉसॉय इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था ना कि सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यहीं से वो आइडिया आया था। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स, मतलब कि कुछ ऐसे राइट्स जो कि हर किसी को मिलने चाहिए, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन से शुरू होता है, राइट सच एज द राइट टू लाइफ, प्लीज अंडरलाइन दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे। राइट टू लाइफ हम लोगों को देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वर सम एस्टैब्लिश्ड राइट्स जो कि हर किसी को मिलने चाहिए थे। They belong to each human being by birth and could not be taken away. अगर आप पैदा हो गए हो तो आप कुछ राइट्स के साथ पैदा हुए हो और अब वो आपसे इधर उधर कहीं भी नहीं जाने वाले, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सी कम्युनिटी से XYZ से बिलोंग करते हो। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the role of women in French Revolution. Now you see this question. I am challenging कि आप ये पूरा एक बार PDF कर लेना, ये पूरी क्लास कर लेना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। The people who compromised with the third estate were big businessmen. अरे हमारा क्वेश्चन मिस हो गया, हाँ सॉरी। To discuss the women, रोल ऑफ वुमेन, हमें क्या है रोल ऑफ वुमेन, जल्दी से एक बार बताओ। रोल ऑफ वुमेन हमारा क्या है? वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ठीक है, मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एज टीमस्ट्रेसेस या फिर फ्लावर सेलर्स, वेजिटेबल और फ्रूट सेलर की तरह वो काम करते थे। दे लेड अ वेरी हार्ड लाइफ, दे वर पेड लोअर वेजेस टू एंड सो टू डिस्कस इन वॉइस इंटरेस्ट दे बिगैन टू फॉर्म देयर ओन न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल क्लब, और जो कि जैकोबिन ने बैन भी करे थे, एंड दे put forward their political and economic demands as well. So this is a very very important question, you have to see this, right? चलो next question करते हैं। Who were the people who actually comprised the third estate and who paid the taxes and to whom? तो थर्ड एस्टेट में पूछा है हम लोगों से कौन था, थर्ड एस्टेट में कौन थे और ये लोग कैसे टैक्स पे करते थे और किसको टैक्स पे करते थे, आइए देखते हैं। The people who actually comprised the third estate were big businessmen, they were merchants, they were lawyers, they were peasants, artisans, small peasant, landless labor and servants. They were 95% of the population. How much? They were 95%. And by 95% we mean कि सरकार तो फ्री नहीं की होनी चाहिए थी, बट मजे कौन ले रहा था? 5% लोग जो सोसाइटी में बचते हैं। एंड वो कौन कौन से टैक्सेस पे करे थे? टैक्सेस इंक्लूड टले एंड टेथे एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर उनका कुछ ऐसे फ्रूटी वगैरह पीने का, पेप्सी वगैरह पीने का मन भी करता था तो उस चीज पर दे वर पेइंग डिफरेंट टैक्सेस ऑल टुगेदर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु एक्चुअली फॉर्म द नेशनल असेंबली, ऑन विच डे इज बास्टाइल डे सेलिब्रेटेड एंड व्हाई? क्या पूछा है? नेशनल असेंबली कब बनी? नंबर 1।
ऑन विच डे बैस्टाइल डे सेलिब्रेट होता है और क्यों सेलिब्रेट होता है। तो देखो नेशनल असेंबली किसने बनाई थी वो हम एक बार देख लेते हैं। The representative of the third estate assembled at the Versailles on 20th June. Please remember this. 20th जून को वो लोग वर्साई में इकट्ठे होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली बोलते हैं और बोलते हैं कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाएगा पूरे फ्रांस के लिए तब तक हम इधर से नहीं जाने वाले। तो नेशनल असेंबली बनाई थी थर्ड एस्टेट के लोगों ने, राइट। बट क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो थर्ड एस्टेट ने सब कुछ बनाया था, थर्ड एस्टेट ने सब कुछ बनाया। तो उसके बाद हमें क्या है, कौन से डे पर, सो बैस्टाइल डे सेलिब्रेट होता है 14 जुलाई, जिस दिन हमारा रेवोल्यूशन हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस ऑन दिस डे द अनरूली पेरिस मॉब स्टॉर्म एंड अटैक द प्रिजन ऑफ बैसल व्हिच वाज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ टेरर एंड डेस्पोटिज्म। सो आपको पता है बैसल जो है स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग ल्यूई 16, तो जो है इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। और आज भी कि मतलब कोई भी राजा आ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अप वी हैव नेम 3 फेमस राइटर्स एंड फिलोसोफर हु एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उनके आइडियाज क्या थे। दिस इज सेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हमारे सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट का भी हम लोग इसमें 2 बार लिख रहे हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 फिलोसोफर हम सबको पता है, 3 फिलोसोफर हम सबको पता है। वी हैव रोसॉय, वी हैव मराबे एंड वी हैव वोल्टायर। मराबे, रोसॉय कहता था स्विस फिलोसोफर है, हिज मेन आइडिया वाज कि मैन इज नेचुरली गुड एंड द सोसाइटी सिविलाइजेशन मेक्स मैन एंशियस एंड अनहैप्पी, ठीक है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। मराबे ही बॉट अबाउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड ऑफ वर्साई, जो गया भी था आपको पता है। एंड देन वी हैव वोल्टायर, अ फेमस फ्रेंच राइटर, ही एक्सपोज द एविल्स प्रिवेलिंग इन द चर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसने फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का सब कुछ लोगों को बताया। Now we have next question. Who are the Sanclotos who were able to control them in the end? जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर। ये मैंने आपको बोला था ना कि एक लोगों का पहनने का तरीका होता था, एक लोगों का कपड़े पहनने का कुछ तरीका होता था, या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा रेन ऑफ टेरर वो लोग लेके आए थे। Who is going to tell me? जल्दी से एक बार बताते हैं। A large among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock workers to set them apart from the fashionable section of the society, especially the nobles who actually wore knee breeches. अब ये अपने आप को सैनक्लोटोस इसलिए पहनते थे क्योंकि they wanted to appear different, they wanted to appear more like a common man. तो जो भी राजा होते थे, जो भी नोबल्स होते थे, वो बहुत ज्यादा ऐसे बूट्स वगैरह पहन के एकदम सोफिस्टिकेटेड चलते थे, टक 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 ऐसे करके, उससे अपने आप को कंपेयर नहीं करते थे। एंड इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर yielded by weavers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the Sanclotos, literally meaning those without knee breeches. After the fall of Jacobin, power was seized by the wealthier middle class. जब जैकोबिन चला गया तो वेल्दियर मिडिल क्लास आया, और वेल्दियर मिडिल क्लास ने आके क्या किया, कॉन्वेंशन बनाया। There were 5 people in that directory and they could not be, they couldn't have a long term power, तो वो भी काम नहीं आया और वो भी चल बसे। फिर नेपोलियन आ गया था स्टोरी में। Which single event turned the revolution into a reign of terror? Describe the role of Robespierre in it. Very important question. जल्दी से बताओ फटाफट से, क्विकली करते हैं। Which singer? The period from, ही करा हमने अभी, the period from 1793 to 1794 referred to as reign of terror. Robespierre followed a period policy of severe control and punishment. All these he saw as enemies of the republic. जो भी उसकी बात नहीं मानता था वो उसको ग्लोटाइन कर देता था, जो भी उसको अच्छा नहीं लगता था वो बिल्कुल उसकी बात नहीं मानता था। एग्जाम्पल एक देख लो, नोबल क्लर्जीमैन and other party members with whom he did not agree were arrested, imprisoned, tried and guillotined if found guilty. He pursued his policy relentlessly that even his supporters began to demand moderation. जो अभी तक पावर में लेके आए थे जैकोबिन क्लब के फॉलोअर्स मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को, वो बोलने लगते कि भाई क्या कह रहे हो आप, ये नहीं, व्हाट इज दिस बिहेवियर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये तो आपने कभी नहीं बोला था आप ऐसे करोगे कि लोगों को मार दोगे, उनके बिल्कुल काट दोगे उनको ऐसे जिंदा। नो नो, दिस इज वेरी बैड। जस्ट बिकॉज वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता है। Then we have write the importance of Napoleon Bonaparte in the history of France and the world.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, क्या है हमारे नेपोलियन बोनापार्टे की इंपॉर्टेंस? नेपोलियन सॉ हिमसेल्फ एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। यहाँ पर आपका नेपोलियन बोलता, देखो किसी से तो पूरा देश संभल नहीं रहा है, तो आप छोड़ दो ना, आप मत करो, मैं करता हूँ, आई टेक केयर, है ना। तो ये अपने आप को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अच्छा आप करने वाले हो, ठीक है, तो आप संभालो। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉ। हाँ, इसने बहुत कुछ अच्छा अच्छा करा भी, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा क्लास 10 में। He introduced many laws such as protection of private property and uniform system of wage. Measures भी बहुत ज्यादा, decimal system में उसने change किया। He carried out the revolutionary ideas of liberty in modern law to other parts of Europe, which he conquered. वो जितने भी एरिया जीत रहा था, वहां पर लिबर्टी बताता था कैसी होती है, कितनी सुंदर होती है, कितनी बढ़िया होती है, मैं नए नए लॉज लेके आ रहा हूँ, आपकी लाइफ को बेटर बना रहा हूँ। तो लोग उसको बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते थे। They had a great impact on people and he was a great general too. But he could not last long because of the fact कि उसको बहुत सारे मोनार्कियों से लड़ना था, and monarchy was very powerful and they teamed together. There were 4 countries that actually teamed up against Napoleon Bonaparte and he lost in Battle of Waterloo, right? चलो, next question. What was the estate general which demand of the third estate did Louis 16 reject? बताओ जल्दी से, थर्ड एस्टेट क्या थी और कौन सी डिमांड थर्ड एस्टेट की लुई 16 ने रिजेक्ट कर दी थी? थर्ड एस्टेट, द एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस to which the 3 estates sent their representative, which would then pass a proposal of new taxes. The third estate demanded that voting in the assembly should be conducted as a whole and each member should have 1 vote, but ये Leo 16 ने रिजेक्ट कर दिया। अगेन मैंने आपको क्या बोला, 1:1, 1:1 नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक मेंबर का, थर्ड एस्टेट के ज्यादा मेंबर जाते थे, तो ज्यादा मेंबर जाएंगे तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, जो वो चाहेंगे वो लॉ ले आएंगे, जो वो चाहेंगे उसको पावर दे देंगे। लुई 16 के हाथ से सब कुछ चला जाएगा, तो उसने बोला नहीं, ऐसे तो मैं नहीं होने दूंगा, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्या सिग्निफिकेंस है, टेनिस कोर्ट जो ओथ था उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या लेना देना। देखो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, करेक्ट है। ऑन 28 जून 1789 they assembled in the hall of an indoor tennis court in the governments of Versailles. They declare themselves a national assembly and score note the dispatch. मतलब वो जब तक वहां से नहीं हिलेंगे, जब तक उनकी बातें नहीं माने जाएंगी, और जब तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेंगे पूरे फ्रांस का, और हम अपने जो भी मोनार्की है उस पर कंट्रोल करके जाएंगे। और इनको सपोर्ट कर रहे थे मेराबे एंड एबेसीज, ठीक है। तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस कि बेसिकली ये चेंज चाहते थे सोसाइटी में, एंड फॉर चेंज दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू विच नाउ एवरीबॉडी हैज टू एग्री, ठीक है। क्या वो हो पाया क्या नहीं, वो तो आपको सब पता है। चलो, what was the contribution of Mirabeau and Abbasid to the French Revolution, which we've already done multiple times? ये हमने बहुत बार कर लिया, बहुत मजा आया था हमें ये सारे क्वेश्चंस करने में। जल्दी से बताओ क्या कंट्रीब्यूशन था हमारा, come on quickly tell me क्या contribution था, what was the contribution of Mirabeau and Abbasid to the French Revolution? जल्दी, quickly, what was the contribution of Mirabeau and Abbasid to the French Revolution? देखो, अगर हम इस पूरी की पूरी स्टोरी को पढ़ें तो आपको पता है 28 जून 1789 को द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट असेंबल हुए थे हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साई। दे वर लेड बाय Mirabeau and Abbasid, himself from a noble family. Mirabeau was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges. Basically third estate, second estate और जो है बाकी सबसे Mirabeau बिल्कुल खुश नहीं थे, और खुद भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से वो आते थे। He brought about a general, अपने साथ वो एक पूरा लेके आए थे, लिख के सारी चीजों को उन्होंने पावरफुल स्पीचेस डिलीवर भी करी, क्राउड को बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करा। और एबीसी जो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, विच वाज द फर्स्ट एस्टेट, क्लर्जी प्रीस्ट वगैरह जो होते थे, एंड रोड एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, ठीक है। तो बेसिकली इन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे बिलोंग टू नोबिलिटी एंड क्लर्जी रेस्पेक्टिवली, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ वाज द चर्च रिस्पॉन्सिबल
फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन मेंशन 3 पॉइंट्स। चर्च कैसे रिस्पॉन्सिबल था कि उसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, 3 पॉइंट्स में बताओ। तो 3 पॉइंट्स में बताना है हमें। देखो, मेंबर ऑफ द क्लर्ज और जो बिलोंग टू द फर्स्ट एस्टेट वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, उन पर कोई ऑब्जेक्शन कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। तो सबसे पहले तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई आपके सामने वाला बहुत परेशान है, आपके सामने वाला बहुत परेशान है, लेकिन आप उसको चिढ़ाने के लिए, उसको बहुत ज्यादा डेरोगेटरी फील कराने के लिए अपनी लाइफ बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पर क्लर्जी बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय करती थी, कोई ऑब्लिगेशन उसके पास नहीं होता था, वो बहुत ही बढ़िया एकदम प्रॉपर एक्स्ट्रावेगेंस जो है लाइफ एंजॉय करती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। और थर्ड एस्टेट के लोग परेशान होते थे जिनके पास खाने के लिए ब्रेड भी नहीं होती थी। चर्च वॉज द ओनर ऑफ अ बिग चंक ऑफ लैंड इन फ्रांस। इट मेंटेन्ड अ फेडरल सेटअप, यानी कि ज्यादातर जो प्रॉपर्टी होती थी वो चर्च के पास होती थी, और वो दूसरों से काम करवा के फिर भी पैसा लेता था। यानी कि खुद के पास सब कुछ है फिर भी दूसरों की थाली में झांक रहे थे। तो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थे, और इनके वजह से बहुत लोग गुस्सा भी हुए थे। द चार्ज टू एक्सट्रैक्टेड शेयर ऑफ टैक्सेस, और फिर ये टैक्स भी लेता था, जो कि आप जानते हो। जैसे जो है वो चर्च लेता था। अपार्ट फ्रॉम दिस द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड सेवरल अदर ड्यूज। आप चर्च नहीं जाओगे, है ना, आप जो है चर्च में विजिट नहीं करो तो भी आपसे टैक्स, अरे इतने दिन बाद आया तो टैक्स दो, अरे रोज रोज आया तो टैक्स दो। हर तरीके से ये लोग आपसे टैक्स लेते थे, हम लोगों से नहीं, जिससे भी लेते होंगे, है ना, हम तो इंडियन है भाई, हमें क्या। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बोर्बन किंग्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बोर्बन किंग्स ने बर्बादी का मंजर दिखाया और कुछ नहीं। बर्बन किंग्स ने बहुत ही बढ़िया सा अपना सब कुछ पैसा उड़ाते थे, देखते भी नहीं थे पैसा बचेगा नहीं, बहुत ज्यादा खर्चे करते थे। द मेनी वॉर्स, बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े, अरे इसकी भी जमीन ले लो, उसकी भी जमीन ले लें, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिना सोचे समझे खर्च किए जा रहे थे, पूरा खजाना खाली कर दिया। फ्रांस को पूरे का पूरा 2 बिलियन लेवल की अंडर डेट में कर दिया, दूसरे देशों से पैसा ले लेके फिर लोग अपना पैसा मांगने आते थे। टू मीट द एक्सपेंसिव आया ली 16, बेचारा 20 साल का था जब उसके हाथ में जिम्मेदारी दे दी। जब उसने देखा कि अरे मेरे हाथ में क्या जिम्मेदारी दी थी, मैं कैसे पूरा करूंगा, तो उसने बोला कि शिट टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही उसने टैक्स बढ़ाने को बोला तो क्या हुआ, बड़ा कुछ तो धमाकेदार हो जाएगा। देयर वाज अ स्टीप राइज इन प्राइसेस, पूरी देश की इकोनॉमी खस्ता थी, शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गई, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, रिच और पुअर में बहुत ज्यादा गैप आ रहा था। और ऑल ऑफ दीज फाइनली एक्चुअली लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, यू कैन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन, क्विकली डू इट। व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, व्हाई डिड इट अकर इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम। व्हाट डू वी मीन बाय ओल्ड रेजाइम है? द सोसाइटी, द सोसाइटी बिफोर 1800, नहीं 1700 एंड said the society before 1789 was called as oldie goldie, old regime, because of the fact कि उसके बाद तो सब कुछ चेंज हुआ था। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है आइए देखते हैं। देखो, अगर हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन देखें तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस ऐसे डिफाइन किया जा सकता है जहां पर एक्सट्रीम सिचुएशन है और लोगों की बेसिक नीड्स भी इंडेंजर्ड है, लोगों का बेसिक लाइवलीहुड एंड विच इज रोटी कपड़ा और मकान भी इंडेंजर्ड है, वो भी नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, वो हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये फ्रांस में कैसे आया? रीजन था पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी। It rose from 23 million in 1750 to 28 million in 1789. Within few years ये कुछ बहुत तेजी से बढ़ी। This led to increased demand of food grains. Obviously population बढ़ी तो लोगों को खाना भी ज्यादा चाहिएगा, और खाना ज्यादा चाहिएगा तो प्रोडक्शन जो है ज्यादा चाहिएगी, बट प्रोडक्शन ज्यादा कभी हो ही नहीं पाई। तो प्रोडक्शन कुड नॉट कीप अप द पेस विद द डिमांड। ऑब्वियसली जब हमारे को भूख ज्यादा लग रही है तो खाना भी ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, राइट, सेम चीज हो रही थी। और प्राइसेस ऑफ ब्रेड, क्योंकि जब कोई चीज कम होती है तो वो महंगी हो जाती है, प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड डाइट। मम्मी गुस्से हो रहे थे कि उनके बेटे जो है, उनकी बेटियां जो स्कूल जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो उनको बड़ा बुरा लगता था। एंड द वेजेस ऑल्सो डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, लोगों को उतना पैसा मिल ही नहीं रहा था जितनी महंगाई हो गई थी, और इसकी वजह से पूरे देश में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। ये पूरा का एक पूरा का सर्कल है कि आपको रोटी नहीं मिलेगी तो फिर प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारी जो है पैंडेमिक और जो है क्राइसिस देखने को मिलेगा। वेजेस भी बढ़ रहे हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, राजा महाराजा मजे ले रहे हैं, अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।
राइट। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ये हमारी क्लास के बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सब कुछ आने वाला है। एक भी क्वेश्चन फालतू का बिल्कुल भी नहीं था, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में आप बता देना, कमेंट सेक्शन में हम इसको डलवा देंगे। अदर देन दैट, अगर बाय एनी चांस आपको लगता है कि हमारा वीडियो यहाँ तक हमने देखा तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। आज के वीडियो में हमने ये चैप्टर जितने अच्छे से किया है, एक बार आप वन शॉट देख लो, एक बार आप क्विज देख लो और एक बार आप ये वाला सीरीज जो हमने लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस वाला, ये आप आराम से कर लो। मजेदार आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। एंड दिस इज अ चैलेंज कि जितना भी आपका यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट जो भी होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को जरूर मिलेंगे आपके आने वाले सेशंस में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया है, नाउ वी नेक्स्ट हम बहुत सारे बाकी चैप्टर्स का भी ये टॉप क्वेश्चन जरूर सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड। आप सभी के लिए बहुत बहुत सारा लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।